हेलो। 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 संदीप, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो संदीप। नमस्कार। आज कनेक्ट होने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और जब संदीप ने मुझसे कहा कि मेरे संघर्ष की कहानी, तो मुझे बड़ा विचित्र सा लगा, क्योंकि अपने बारे में खुद कहना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन आज जब मैंने देखा तो उसमें मुझे बोलने के लिए कुछ ऑप्शन भी नज़र आया कि कृषि में संभावनाओं के ऊपर भी मुझे अपनी बात रखनी है। सबसे पहले आप सबको मैं अपनी तरफ से ही कहना चाहूँगा कि अभी जिस कठिन समय में हम गुजर रहे हैं उसमें हम सब सुरक्षित रहें। इस कठिन दौर से हम सब सुरक्षित निकल जाएं, यही मेरी तरफ से सबके लिए कामना है। और मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो दौर है कोविड का, ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। आया है, कुछ समय में ये भी चला जाएगा। 1 साल से हम इसको देख रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, लेकिन इससे बुरे दौर भी देखे हैं मानवता ने। आज वो ज़्यादातर लोग जीवित नहीं हैं जिन्होंने इससे ख़राब दौर देखा है, लेकिन वो दौर भी गुजर गया, तो ये दौर भी गुजर जाएगा। आप सबको स्पेनिश फ्लू की मैं याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे समय में ये नहीं हुआ। स्पेनिश फ्लू 1918 में शुरू हुआ था और उसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी। भारत में ये कहा जाता है कि करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। महात्मा गांधी जी भी इससे प्रभावित हुए थे स्पेनिश फ्लू से। तो लगभग 1 करोड़ की मौत हुई थी स्पेनिश फ्लू से, और उसकी वैक्सीन आई थी 1945 में, यानी कि 1918 में वो वायरस आया, और 1945 में जब लगभग हमारा देश आज़ाद होने को था उस समय वो वैक्सीन आई थी। मैंने लगभग 40 साल बाद वो वैक्सीन आई। अभी तो वैक्सीन भी जल्दी आ गई है, और उससे हमको लड़ने की और ताकत मिली है। 1 मई से सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन को लगवाएं। पहला डोज़ लगवाएं, फिर दूसरा डोज़ लगवाएं, और जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतनी जल्दी हम सब आपस में मिल पाएंगे, अपने काम शुरू कर पाएंगे। जो एजुकेशन किसी तरह से चला रहे हैं उसको सही ढंग से चला पाएंगे।
यही आप सबसे मेरी गुजारिश है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर परिश्रम को संघर्ष कहते हैं तो मैंने संघर्ष किया है, लेकिन मैंने वो संघर्ष नहीं किया है कि आर्थिक रूप से कोई परेशानी रही हो। वैसा संघर्ष तो मैंने नहीं किया, लेकिन परिश्रम मैंने बहुत किया है। और परिश्रम एक बहुत बड़ा संघर्ष वो भी होता है। आप सब छत्तीसगढ़ के विभिन्न गांवों से, कस्बों से, शहरों से आए हुए हैं और ज़्यादातर आप में से गांवों से आए हुए छात्र हैं। मैं भी, मेरी पढ़ाई भी गांव में हुई। मेरे पिताजी वेटनरी सर्जन थे और वो छोटी छोटी जगह पे रहते थे। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था चौकी, मोहल्ला, मानपुर जैसी जगह में काम करके। आप कल्पना कर सकते हैं कि 60 साल पहले वहाँ क्या स्थिति रही होगी। आज की स्थिति उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जानते हैं, और आज से 60 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, 60-65 साल पहले, कल्पना करना ही मुश्किल है। तो मैं भी उनके साथ जहाँ जहाँ उनके ट्रांसफ़र होते थे मेरा जाना होता था। और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की धमधा के सरकारी स्कूल से। बहुत छोटा सा कस्बा है, उस समय तो बहुत ही छोटा था। वहाँ से मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की, एक सरकारी स्कूल से। और पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले मुझे वहाँ जाने का मौका उस स्कूल में मिला था। वहाँ क्लास 3 तक पढ़ाई करके फिर मैं दुर्ग चला आया था। और दुर्ग में अपना मिडिल स्कूल पूरा करके, मुझे याद है कसारी डी करके एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, आज भी वो होगा। वहाँ पर मैंने अपनी मिडिल स्कूल का एजुकेशन लिया। और उसके बाद फिर मैं कवर्धा चला गया था, जहाँ से मैंने अपना हायर सेकेंडरी पूरा किया। और फिर रायपुर आकर फिर जबलपुर होते हुए मैं अपनी डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च करने के लिए अमेरिका तक चला गया था। तो आप सब का जिस तरह से बैकग्राउंड है गाँव में पढ़ने लिखने का, मेरा भी लगभग उसी तरह का बैकग्राउंड है। लेकिन वहाँ रहकर, वहाँ पढ़ते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, कितना आपका अर्बन बैकग्राउंड है, ये सब माने नहीं रखता है। माने एक ही चीज़ रखती है कि आप किस तरह से अपने आप को अप्लाई करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप जिन चीज़ों को सीखते हैं उसको रियल वर्ल्ड में आप कैसे अप्लाई करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है करना। एजुकेशन के बाद फिर मैं अपनी सर्विस लाइफ में आ गया और उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। बहुत जल्दी मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना। उसके बाद डीन, डायरेक्टर के रूप में काम करते हुए वाइस चांसलर के रूप में आप सबके सामने हूँ। मैंने क्या किया वो भी सबके सामने हैं। मेरा एक ही प्रयास रहा इस दौरान कि छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का एजुकेशन कितना एक्सपांड हम कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल पाए, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल पाए। ये मेरा प्रयास रहा है। इस पूरे सफ़र के दौरान जो मेरा अनुभव रहा, उसमें से 3 बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि एप्लीकेशन जो हम सीखते हैं उसका जितना जल्दी हम करना शुरू करें, उतना बेहतर सफलता हमको मिल सकती है।
मैंने इस 40 साल के अपने प्रोफेशनल कैरियर में ये देखा है कि हम में से बहुत सारे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं और करते बहुत कम हैं। लगातार सोचते रहना और करना कुछ नहीं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। जो हम सोच रहे हैं उसको कार्य रूप में परिणित करना और जल्दी करना ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मेरिटोरियस रहे हैं, बहुत उनका एकेडमिक करियर बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया अपने आप को और फिर वो कुछ अचीव नहीं कर पाए। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें काम शुरू करना चाहिए। जो भी हम सोचते हैं जितना जल्दी हो सके वो बहुत आवश्यक है। एक कहावत भी है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो आपको करना बहुत जल्दी शुरू करना है और किसी काम को करने की जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको एक बोझ के रूप में लेंगे तो कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और चीज़ों को अचीव करने में बहुत तकलीफ़ हमें होगी। दूसरा जो अनुभव मेरा रहा, जो मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूँ, वो अभ्यास का है कि आपको चीज़ों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। चाहे कुछ लिखना हो या कहीं बोलना हो या कहीं जाके लोगों से चर्चा करनी हो, तो उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना बेहतर आपका जो स्किल है या आपका जो एटीट्यूड है वो होता जाएगा। और अंतिम बात जो अपना अनुभव में शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आपको हमेशा सीखना जारी रखना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। जो डिग्री आपको मिलती है, चाहे ग्रेजुएट आप होने वाले हों या पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हों, वो डिग्री एक तरह से सीखने का लाइसेंस की तरह से हमको देखना चाहिए। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने सारा कुछ सीख लिया है, अब सीखने के लिए मुझे कुछ बचा नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जहाँ आप काम करते हैं वो एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बदलेगा भी। जिस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आई हैं, आईटी का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ें आ रही हैं, तो काम करने का ढंग जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो आपको सीखना बहुत आवश्यक है जो नई नई चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। तो ये 3 अनुभव मैं अपने आप लोगों के सामने मुझे लगा कि रखना चाहिए मुझे, वो मैंने अपनी बात रखी है। आज की मुख्य बात पे आते हैं कि कृषि के हम सब काम करने वाले लोग हैं। आप भी कृषि के प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, क्या हमको आगे करना चाहिए, सोचना चाहिए, खास करके युवाओं को जिन्होंने कोई न कोई डिग्री एग्रीकल्चर की ली है। मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहूँगा। कृषि में हम कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है हर तरह से, और विश्व में कई क्षेत्र में कृषि के हम या तो पहले नंबर पे आते हैं या दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन एक डेटा आज मैंने वर्कआउट किया है जिसमें कंपैरिजन है 1951 का और आज का। 1951 में जब हम आज़ाद हुए थे, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस समय अनाज के लिए हमको एक तरह से भीख मांगना पड़ता था। 1950 के बाद देश में भीषण अकाल और विभिन्न परिस्थितियों के कारण खाने को अनाज नहीं था और हमको विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था, और वो भी हमको भीख के जैसे दिया जाता था। उसके बाद से हमने बहुत प्रगति की है एग्रीकल्चर में। लेकिन अगर हम अपनी जनसंख्या की तुलना में देखें तो 1950 में जो अनाज
हमारे पास था और जितनी जनसंख्या थी, तो प्रति व्यक्ति 334 ग्राम अनाज हम एक व्यक्ति को दे पा रहे थे 1951 में, और आज ये सिर्फ बढ़ के 438 ग्राम हुआ है। यानी कि 334 ग्राम अनाज से 438 ग्राम अनाज हुआ है। बमुश्किल 100 ग्राम अनाज प्रति व्यक्ति हम बढ़ा पाए हैं इतनी प्रगति करने के बाद। दाल में अगर देखें तो 1951 में 60 ग्राम दाल प्रति व्यक्ति देश में उपलब्ध थी और आज है 54 ग्राम। यानी दाल तो हमारी एक तरह से कम हुई है, 60 ग्राम की जगह 54 ग्राम हो गई है। और आधा किलो कम से कम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को खाना मिलना आवश्यक है, जो FAO का एक गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो इस रूप में देखें तो आज भी हमारे पास खाद्यान्नों की उतनी पूरी मात्रा नहीं है कि हम हर आदमी को आधा किलो खाद्यान्न जो है प्रतिदिन दे पाएँ। इसमें आपके मन में ये बात आ सकती है कि भाई अनाज सड़ रहा है, गोदामों में भरा हुआ है, फिर कमी हम किस तरह से कहते हैं। तो वो ये है कि अनाज ज़रूर हमारे पास आज भरा हुआ आपको दिखता है, लेकिन हर व्यक्ति को अगर हम देना चाहें तो हर व्यक्ति को हम सिर्फ 438 ग्राम ही दे सकते हैं। यानी कि अगर हर व्यक्ति खाने में सक्षम हो जाए तो अनाज की कमी हमारे पास फिर से हो जाएगी। ये एक दृश्य है जो ये बताता है कि एग्रीकल्चर में कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, असीम संभावनाओं का क्षेत्र है कृषि। इस कोविड के पीरियड में भी हमने महसूस किया है कि जब कुछ नहीं चलता तो एग्रीकल्चर ही चलता है। सब कुछ बंद था देश में, तो GDP एग्रीकल्चर की ही बढ़ी, एग्रीकल्चर में ही ग्रोथ जो है वो हुई। तो कृषि की कितनी संभावनाएं हैं ये इस बात से पता चलती है कि जब कुछ नहीं चलेगा तो खेती चलेगी। और आज भी हमको अनाज उगाना, सब्जी उगाना या दालें उगाना कितनी ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कृषि में संभावना है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो इस देश में खेती में इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि उसमें हम अपना भी विकास कर सकते हैं और देश का विकास, राज्य का विकास भी कर सकते हैं। आवश्यक है कि हम ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ एग्रीकल्चर के फील्ड में। ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि मैं कोई नौकरी ढूंढूंगा। नौकरी की स्थिति पूरे देश में कैसी है ये आप सबको अंदाज़ा है। और जो हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर में लेने के बाद रिसर्च के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में जो ओपनिंग्स हैं बहुत कम हैं। आपको मालूम है कि बमुश्किल जितनी ग्रेजुएशन की सीटें हैं उसका 20% ही एग्रीकल्चर में मास्टर्स के लिए सीटें हैं और मोटा मोटा 3-4% ही PhD की सीटें हैं। तो हर बच्चा मास्टर्स या PhD तो कर नहीं सकता, कर भी पाएगा तो 20% बच्चे ही मास्टर्स कर पाएंगे और उसमें से 5-7% बच्चे ही PhD कर पाएंगे। इन सभी को भी एजुकेशन या रिसर्च में अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है। बाकी 80% बच्चे ग्रेजुएट ही बच जाते हैं और इसमें भी सारे बच्चों को नौकरी तो मिल नहीं सकती है। मोटा मोटा 50 से 60% बच्चे जो हैं वो किसी नौकरी को पा नहीं पाते हैं। मेरा ऐसे सारे बच्चों से, इवन जो छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते हैं, इनको मिल जाती है, इन सब से आग्रह है कि एक प्रश्न करें अपने आप से कि मैं अपने गांव में क्या कर सकता हूं और अपने गांव की तकदीर को मैं कैसे बदल सकता हूं। युवाओं के लिए कृषि में जो अपॉर्चुनिटी है वो इसी में है कि वो किसानों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को हल करने का काम करें
और उसके माध्यम से अपनी इनकम कर पाए, अपना जीवन वो चला सके। यानी किसानों के साथ किसानों के लिए अगर हम काम करते हैं तो इसमें बहुत संभावनाएं हैं। क्या मैं इसको ऐसा कहूँ कि कृषि को जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है उससे अगर जोड़ना है तो उसके लिए हम काम करें। हम इसमें अपने खेत पे काम शुरू करें, अपने यहाँ काम शुरू करें, और उसके साथ हम अन्य किसानों को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करके। और इस तरह से क्या मैं एक लीडर के रूप में गांव में काम कर सकता हूं एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी की दिशा में, जिससे किसानों को सही ज्ञान मिल सके, सही तकनीक मिल सके, उनका उत्पादन बेहतर हो सके, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन बेहतर हो सके, और जो वो उपजा रहे हैं उसकी मार्केटिंग हो सके। इसमें लीडरशिप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ले सकता है क्या? इस पे हमको विचार करना चाहिए। आज हर ज़िले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो इस दिशा में मदद आपकी करेंगे, कर सकते हैं। शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं। शासन की अभी जो योजनाएं हैं आत्मनिर्भर भारत की या एमएसएमई सेक्टर की योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं युवाओं को काम करने के लिए कुछ पैसा देने के लिए हैं और खेती की हालत सुधारने के लिए है। खाद्य प्रसंस्करण का काम शुरू किया जा सकता है क्या? छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर चिरौंजी की ही हम बात कर लें तो चिरौंजी का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत कम लागत के साथ। तो ऐसे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा विद्यमान है युवाओं के लिए। मैं एक उदाहरण अभी लेना चाहूँगा जो पिछले साल ही हमारे एंटोमोलॉजी के मास्टर्स कर रहे हुए स्टूडेंट हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कृषि सेवा केंद्र के रूप में काम शुरू किया। किसानों को उचित सलाह देना, उनकी समस्या का समाधान करना। उन्होंने एमएससी अभी कंप्लीट नहीं की है, लेकिन अपना एक इस तरह का एग्री बिजनेस स्टैब्लिश उन्होंने कर लिया है। क्या इस तरह से हम विचार कर सकते हैं कि हम भी उस रास्ते पे चलें? केरल में इस तरह के मॉडल्स हैं जो पंचायतों के माध्यम से युवाओं को लेके वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ युवाओं का समूह है जो किसानों को लगने वाली चीज़ों का उत्पादन करके देता है। जैसे नर्सरी हर किसान को चाहिए होती है। अगर हम धान की बात करें तो क्या हम उनके लिए नर्सरी तैयार करके एक निश्चित रेट में उनको दे सकते हैं? ट्रांसप्लांटिंग का काम हम ले सकते हैं। हम उसमें कुछ मजदूरों का समूह रखें अपने साथ जो ट्रांसप्लांटिंग करे, या ट्रांसप्लांटर जैसी मशीनें हैं जिनका उपयोग करके हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो ठेके पे कृषि के काम करने का एक बिज़नेस हो सकता है। और आज हर किसान को इसकी ज़रूरत है। हार्वेस्टिंग करवानी है तो क्या हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करवाई जा सकती है, या रीपर हों उनसे करवाई जा सकती है, उसका कुछ रेंट लिया जाए, इससे आपको प्रॉफिट हो सकती है। जो मशीनों का कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना है सरकार की, 25 लाख रुपए की योजना है जिसमें 12 लाख रुपए अनुदान सरकार देती है। इस तरह के कस्टम हायरिंग मशीनों के सेंटर हो सकते हैं क्या, जिससे हम अपनी इनकम भी करें और किसानों की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करें। ऐसे हम विचार कर सकते हैं क्या? आप ये कहेंगे कि बहुत सारी परेशानियां हैं इसमें, योजनाओं को लेकर परेशानी है, इम्प्लीमेंट करने को परेशानी है। तो परेशानी तो हर जगह है। आपको नौकरी पाने में भी परेशानी है, पास होने में परेशानी होगी, तो परेशानी हर जगह होगी। हम जिस तरह के वातावरण में, जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर हमको ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि सभी परिस्थितियाँ आदर्श हो जाएंगी तो ही मैं कुछ काम करूँगा।
परिस्थितियाँ आदर्श हमारे यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसी परिस्थितियां हैं, इसमें मैं कैसे स्टार्ट ले सकता हूँ। यूनिवर्सिटी में भी 3 तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किए हैं, जिनके बच्चों से आप लोग चर्चा कर सकते हैं, या उसमें अपने आइडियाज़ जो हैं वो आप दे सकते हैं, जिससे आप अपना काम शुरू करें। तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनका फ़ायदा हमको उठाना पड़ेगा। और जितना जल्दी हम इन कामों को शुरू करेंगे, लोगों की समस्या को हल करते हुए अपनी आय बढ़ाना, अपनी इनकम बढ़ाना, उतना जल्दी हम इस फील्ड में इस्टेब्लिश भी हो पाएंगे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप कृषि के क्षेत्र में सर्विस देने के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, इस पे विचार करें। एग्रीकल्चर के सेक्टर की समस्याओं को समझें, उनका समाधान करने का प्रयास करें, तो आप न केवल कई तरह के इनोवेशंस कर पाएंगे, वरन जो समय आप नौकरी ढूंढने और नौकरी में इस्टेब्लिश होने में लगाएंगे, उसके पहले आप इधर इस्टेब्लिश हो सकते हैं। हम आज भी सभी घरों में एक इस तरह का सोच है, विचार है कि सर्विस ही बेहतर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना ग्रोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बध के काम करने में मिलती है, उससे ज़्यादा काम फ्रीलांस या अपना काम करने में ग्रोथ जो है वो हमेशा ज़्यादा मिलती है। बेहतर अनुभव होते हैं, नए नए काम करने का मौका मिलता है और काफ़ी आगे आप बढ़ते हैं। नौकरी में जब आप 15, 20, 25 सालों के बाद देखेंगे तो पाएंगे कि कोई बहुत ग्रोथ आप कर नहीं पाए हैं। तो उस समय अफसोस होता है कि अगर कुछ और किया होता तो शायद हम ज़्यादा आगे बढ़ गए होते। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कृषि में, और हमको इस बात को भी समझना चाहिए कि जो कमोडिटीज़ हैं या पदार्थ हैं कह लें, या वस्तुएं हैं, ये बहुत महंगी होती हैं, पैसे से इनको तौला नहीं जा सकता। अनाज को पैसे से आंका नहीं जा सकता, वो तो एक मूल्य हम लगाते हैं अनाज का और उस रेट पे हम ख़रीदते हैं। आज देखिए, जो वस्तु जिसको कहते हैं, तो ऑक्सीजन भी एक वस्तु है आज, और कितना भी पैसे वाला हो, आज वो ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद नहीं पा रहा है। तो वो जो ऑक्सीजन है या सिलेंडर है या वस्तु है, उसका उत्पादन करना बहुत मायने रखता है। तो इन वस्तुओं का, जो खाने की वस्तुएं हैं, इनका उत्पादन किस तरह से हम बेहतर ढंग से करें और लोगों से करवाएं, और उससे सबको एक अच्छी आय जो है वो दिलवा सकें। इस तरह का विचार आप सबके मन में होना चाहिए। और अगर ऐसा विचार रखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आज एग्रोविज़न ने एक इस तरह का कार्यक्रम किया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में संभावनाओं पर मुझे अपनी बात रखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो कुछ इससे नया विचार अपने मन में लेके आएंगे और भविष्य में आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मास्टर्स मत कीजिए या पीएचडी मत कीजिए, रिसर्च मत कीजिए, पेपर्स का पब्लिकेशन मत कीजिए, या जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनमें मत जाइए, उसको भी आप ट्राई कीजिए। लेकिन आप कितने भी ब्रिलियंट हों, इसमें एक बहुत सीमित मात्रा में ही लोग जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि एमएससी 20% लोग ही कर सकते हैं, पीएचडी 5% लोग ही कर सकते हैं, और जो एमएससी नहीं कर पाएंगे वो फिर
नेशनल एग्ज़ामिनेशंस और उसमें जा नहीं सकते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो बिना एमएससी बिना पीएचडी के रहता है। न केवल उनको, लेकिन जो ब्रिलियंट हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, उनको भी ये विचार करना चाहिए। अभी शायद आपको जानकारी हो कि मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम में भी इंटर्नशिप 1 साल की शुरू करने का प्रस्ताव है, जो डीन्स कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उसमें, कि अगर रिसर्च न करना चाहें तो 1 साल या 1.5 साल आपको किसी इंडस्ट्री में अटैच करने का प्रावधान उसमें किया जा रहा है, जिससे कि बिज़नेस को आप समझ सकें, अगर बिज़नेस करना चाहें तो कर सकें। तो देश की आवश्यकता है, परिवारों की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है कि हम देश के अंदर रोज़गार पैदा करें, और रोज़गार पैदा होगा इसी से कि हम कोई इंटरप्राइज़ शुरू करें, कोई नया प्रोडक्शन का काम शुरू करें। रोज़गार उससे पैदा होता है, नौकरी ढूंढने से रोज़गार पैदा नहीं होगा। एक आदमी जो नौकरी करता है वो किसी को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकता है, वो खुद ही नौकर होता है कायदे से। नौकरी का मतलब ये है नौकर हो जाना, किसी का नौकर हो जाना, जैसा बताया जाता है वैसा करना। तो वो दूसरों को रोज़गार तो दे नहीं सकता है। तो आवश्यक है कि हम सब कुछ काम अपने शुरू करें, और जितने ज़्यादा बच्चे ऐसा कर पाएंगे उतना समाज का, देश का, परिवार का भला आने वाले समय में होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर से मेरी शुभकामनाएं देता हूं अच्छे भविष्य के लिए, और ये भी कामना करता हूं कि इस समय में जो बहुत कठिन है, आप सब सुरक्षित रहें और बेहतर ढंग से रहते हुए अपने कामों को कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेमेस्टर भी हमको इसी तरह से निकालना होगा जैसा पिछला सेमेस्टर हमने निकाला था, और शायद आने वाला सेमेस्टर जो है वो फिर फिजिकल एजुकेशन का हम कर पाएँ। जब आप सबको भी टीके लग जाएं तो सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे टीका लगवाएं, दूसरा डोज भी लगवाएं, जिससे कि सुरक्षित होके हम जो फिजिकल क्लासेस हैं वो शुरू कर पाएँ। हो सकता है कि ये भी हो कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उनको शायद फिजिकल क्लासेस में आने से भी मना कर दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। 1 मई से सबके लिए शुरुआत हो रही है, तो जून तक सभी बच्चे दोनों डोज लगा लें और तब तक अपने आप को सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।